जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य पर आज की साप्ताहिक परिचर्चा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय है महिलाओं के संवैधानिक अधिकार। आज की साप्ताहिक परिचर्चा की मुख्य वक्ता है एडवोकेट शीतल शर्मा व्यास मैम। मैम, मैं आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब मैं शिवानी जी से आग्रह करती हूँ कि वे आज की मुख्य वक्ता का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनका इस कार्यक्रम में स्वागत करें तथा इस कार्यक्रम से जुड़े अन्य गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिभागियों का भी स्वागत करें। जी शिवानी जी। धन्यवाद दीपिका मैम। सभी को मेरा नमस्कार। मैं शिवानी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की छात्रा आज के इस कार्यक्रम में शीतल शर्मा व्यास मैम का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। शीतल शर्मा व्यास मैम आप हिमाचल प्रदेश माननीय उच्च न्यायालय में क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस करती हैं। आपने अपने स्कूल की पढ़ाई ऑकलैंड हाउस स्कूल शिमला से की और स्नातक की पढ़ाई आपने जाने माने कॉलेज सेंट पीट्स शिमला से की। आपने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई राजनीतिक विभाग में की। साथ ही साथ बीएड एलएलबी की डिग्री भी आपने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से ही उत्तीर्ण की। आप हिमाचल प्रदेश में चाइल्ड काउंसिल की मेंबर हैं तथा स्टेट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की भी आप माननीय सदस्य हैं। आपने बहुत से संस्थानों में कानूनों पर व्याख्यान दिए हैं, जिनमें मुख्य रूप से वुमेन नार्कोटिक्स और अन्य जनरल लॉज शामिल है। शीतल शर्मा व्यास मैम, मैं आपका उमंग फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पत्रकारिता के पद पर कार्यरत प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव सर का। साथ ही साथ मैं स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम से जुड़े सभी गणमान्य व्यक्तियों का। साथ ही धन्यवाद करती हूँ आज की इस परिचर्चा में शामिल होने वाले सभी प्रतिभागियों का जो भारत के अलग अलग प्रदेशों से हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। जी धन्यवाद शिवानी जी। वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर, संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता आदि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। परंतु आज भी हमारे समाज में महिला उत्पीड़न, यौन शोषण और गैंगरेप आदि जैसी घटनाएं घटित हो रही हैं। इसका एक कारण यह है कि महिलाओं के प्रति समाज के लोगों की नकारात्मक सोच। इस सोच को बदलने के लिए आवश्यक है कि महिला तथा पुरुष दोनों को इस संबंध में जागरूक किया जाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की यह साप्ताहिक परिचर्चा भी इस संबंध में महत्वपूर्ण योगदान देगी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी आज की मुख्य वक्ता शीतल शर्मा व्यास मैम का। मैम, आप अपने विचार हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद। सबसे फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस चर्चा से जुड़ने का मौका दिया। और दिया गया जो मेरा नाम है, मेरा प्रोफेशन जुड़ा हुआ है और जो हमारे महिलाओं के जो मौलिक अधिकार हैं
उस विषय पर मैं आज आप लोगों के समक्ष आई हूं कि हमारा संविधान, हमारा जो संविधान है, उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ विशेष अधिकार बनाए, कुछ विशेष कानून। हमारे देश में एक ऐसी व्यवस्था है कि महिलाओं के लिए कुछ कानून है जो उनकी सुरक्षा हेतु बनाए गए। सबसे पहले तो मैं बताना चाह रहा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो हमारा आर्टिकल 14 है वो कहता है कि राइट टू इक्वालिटी, और राइट टू इक्वालिटी मतलब कि हमें कोई भी इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, सेक्स, क्रीड एंड कलर, आपको सबको एक समान ट्रीट करना है। एवरीबडी हैज टू बी ट्रीटेड इक्वली। तो इसका मतलब तो ये है कि महिला और पुरुष सब समान है और सबको कानून एक ही तरह से इक्वली ट्रीट करेगा। पर हमारा जो आखिर महिलाओं के लिए कुछ विशेष अधिकार कैसे आ गए? जब हमने एक तरफ तो बात की कि संविधान में एक प्रोविजन है राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 3, ये कहा गया कि महिलाओं के लिए विशेष कानून बनाए गए, महिलाओं को अलग से ऐसे कानून बनाए गए। शीतल जी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। शीतल जी और पिंकी जी, आप अपना अगर वीडियो ऑफ कर देंगी तो शायद वॉइस की क्वालिटी थोड़ी बेटर हो जाएगी। अभी वॉइस आपकी क्लियर नहीं है, प्लीज, है ना जी। अब मैं बताना अधिकार है वो एक कैसे दिए और क्यों। 14 ने जब कि आपको हर पुरुष महिला को ट्रीट करना हो, हमारा पार्टी क्या है एक विशेष लेजिस्लेचर को कि आप महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, दिव्यांगों के लिए स्पेशल एक जो क्लास है, हम रिजर्वेशन के लिए कुछ स्पेशल देखते हैं, तो हम आर्टिकल 15 के तहत आते हैं। इसलिए संविधान ने कुछ महिलाओं के लिए कुछ विशेष मौलिक अधिकार दिए और हमारे देश में ऐसे कानून बनाए गए क्योंकि महिलाओं के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए ये कानून बहुत जरूरी थे। हम आए दिन देखते हैं, अभी मुझसे पहले बहन ने कहा कि महिलाओं के लिए कानून बने हैं, महिलाओं के लिए हम लोग एम्पावरमेंट, एक उन्होंने सशक्तिकरण शब्द यूज किया। और मैं जहां पे भी अपना लेक्चर देने जाती हूँ वहां पे मेरा एक विषय है जो सबसे लेती हूँ कि महिला सशक्तिकरण की जरूरत कहीं भी नहीं है, क्योंकि महिलाएं, भारत देश की महिलाएं वर्ग ही नहीं, प्राचीन काल से सशक्त रही हैं। हम बड़ी बड़ी विदुषियों को देखेंगे और अगर हम वर्तमान सब परिदृश्य में भी देखते हैं तो महिलाएं सशक्त है। महिला सशक्तिकरण की जगह जिसकी हमें जरूरत है, हमारे समाज को जरूरत है, वो है समानता, इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी। और इस बार का जो हमारा इंटरनेशनल विमेन डे है 8 मार्च को, उसका जो थीम है वो भी यही है, जेंडर इक्वालिटी टू फॉर सस्टेनेबल टुमारो। आज हम बोलते हैं महिला सशक्तिकरण। इस जो चर्चा में महिलाएं जुड़ी हैं, मुझे नहीं लगता है कि इसमें से एक भी बहन ऐसी है जो सशक्त नहीं है। सशक्त होने का मतलब ये नहीं है कि मैं कमाती हूं, मैं वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं प्रोफेसर हूं तो मैं सशक्त हूं। मेरे घर में जो काम करने, मेरी मदद करने जो दीदी आती हैं वो भी सशक्त है। वो अपने कंधे पर अपने घर का बोझ लेकर अपने पति के बराबर कमाई करती है, वो सशक्त है। महिलाएं इस समाज की आधी, देश की आधी आबादी है और हर महिला प्रोफेसर, डॉक्टर या प्रोफेशनल इंजीनियर नहीं हो सकती है। अगर हम कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण की जरूरत है, महिला सशक्तिकरण की जरूरत नहीं है, एक सोच बदलने की जरूरत है जहां पे हम सशक्त शब्द को इक्वालिटी, समानता से रिप्लेस करें। और जो कानून बनाए गए हैं वो महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के बेनिफिट के लिए बनाए गए थे। और एक मैं क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस करती हूं तो आए दिन 2 या 3 केस ऐसे हम डील करते हैं जिसमें वुमेन रिलेटेड लॉ से हमारा पाला बढ़ता है। और मैं अगर आपके बीच में चर्चा करने आई हूं तो मैं कोई एक्ट पढ़ने या जो हमारे संविधान क्या कहता है, हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्या कहता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या कहता है, डाउरी एक्ट क्या कहता है, क्योंकि आम आदमी जब कानून के बारे में जानना चाहता है तो वो उस भाषा में जानना चाहता है कि जो उसे बताया जाए वो आगे 10 लोगों को बता सके। अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल लॉज बनाए गए, वैसे तो बहुत ज्यादा कानून है पर कुछ कानून है जो हर महिला को पता होनी चाहिए। सबसे पहला जो हमारा कानून है वो आपको पता है घरेलू हिंसा।
ये एक ऐसा शब्द है जिसे कहा जाता है कि महिला उत्पीड़न जहां भी होता है तो इस चीज को, चाहे वो पीएचडी होल्डर कोई लेडी है या कोई विलेज किसी गांव की एक रस्टिक महिला है जो सिर्फ खेती बाड़ी करती है, उन्हें कुछ नहीं पता, पर घरेलू हिंसा हर महिला को पता है। तो घरेलू हिंसा होती है, महिलाओं के साथ होती है, जरूरी नहीं है कि अनपढ़ या गरीब महिला के साथ ही होती है। एक बहुत बड़ी स्थान पर, बहुत बड़ी कुर्सी पर वकीलों के साथ, जजेस के साथ, डॉक्टर्स के साथ, बहुत बड़ी लाखों में कमाने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ भी घरेलू हिंसा हो सकती है। और इसी घरेलू हिंसा से निपटने के लिए हमें एक प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट दिया गया। जैसे मैं क्रिमिनल लॉयर हूं, मैं इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी और जो कुछ एक्ट्स है जिनको आपने टीवी में देखा होगा, भारतीय दंड संहिता कहा जाता है, जिसके तहत फांसी की सजा है, बलात्कार की सजा है, एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जो कोड्स है, सीपीसी हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है, ये कोड्स हैं। पर हमारे देश में फिर स्पेशल एनैक्टमेंट्स की गई कुछ चीजों को लेकर, जैसे हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है जो घरेलू हिंसा के ऊपर एक नियंत्रण करने के लिए एक्ट बनाया गया कि अगर किसी भी महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है, अब घरेलू हिंसा का क्या मतलब कि मेरी सास मेरी पिटाई करती है, मेरा पति मुझे मारता है, मेरे मुंह पे नील के निशान है, मेरी आंख सूजी हुई है, नहीं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो घरेलू हिंसा का परिभाषा है वो बहुत बड़ी है। लिटरल मीनिंग तो आप कहेंगे कि हाँ मेरे साथ मार पिटाई हुई, जो जनरली आम आदमी की, जब तक आपका मेडिकल में आपके फ्रैक्चर नहीं आएगा तो आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस है। देखिए, घरेलू हिंसा मतलब आपके साथ सिर्फ और सिर्फ शारीरिक शोषण ही नहीं, आपके साथ मानसिक तौर पर भी ऐसा कुछ व्यवहार किया जाता है कि आप टॉर्चर फील करती हैं, आपको लगता है कि आपको ऐसे ताने दिए जा रहे हैं कि आप टॉर्चर फील कर रही हैं, और ये सब घरेलू हिंसा में आता है। आपको कोई ऐसी कोई चीज बोली जाती है कि जिससे आपको उस घर में एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है और इससे आपको लगता है कि मैं स्ट्रेस में आ रही हूँ, मैं डिप्रेशन में आ रही हूँ, मुझे ये ताने इसलिए दिए जा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आपके साथ मैन हैंडलिंग हो, आपके साथ हाथापाई हो, तभी वो घरेलू हिंसा में आएगा। पर मैं आपको दूसरा, ये एक पक्ष है। अब इसी कानून का दूसरा पक्ष हम देखते हैं, हर तीसरे घर में डोमेस्टिक वायलेंस होती है, पर कितने लोग रिपोर्ट करते हैं? अगर मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस होती है तो मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं शायद 100 बार सोचूं। पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि आप में एक बोल्डनेस आ जाती है, क्योंकि देखिए हम जिस परिवेश में रहते हैं, महिलाएं जिस भारतीय सभ्यता में रहती हैं, आज भी ये कहना बहुत मुझे नहीं लगता आप लोगों को उचित लगेगा कि नहीं, पर कितनी महिलाएं हैं, चाहे मैं अपना उदाहरण दूं या कोई मेरे साथ इस चर्चा में कोई बड़े दायित्व पे कोई बहन है, अगर वो है, हम में से कितनी बहनें हिम्मत करती हैं कि अगर हमारे साथ घरेलू हिंसा होती है तो हम अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। पर जो भी इस एक्ट के तहत, इस कानून के तहत कंप्लेंट्स होती है, उसमें मैं 100% तो नहीं कहूंगी, पर 60%, 60% जो केसेस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में होते हैं वो झूठे होते हैं। और ये एक महिलाओं को कानून ने एक संरक्षण दिया था, पर इस कानून का कितना दुरुपयोग हो रहा है वो हम रोज प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं। चाहे वकील हैं, चाहे जजेस हैं, उन्हें पता है कि डोमेस्टिक ये गलत कंप्लेंट है, पर वो कानून के हाथ बंधे होते हैं। तो वो ये जो कानून है, मिला तो हमारी सुरक्षा के लिए था, पर जब आप अपने सुरक्षा चक्र को ही किसी को घात पहुंचाने के यूज करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। फिर दूसरा जो कानून है, हम सबके ध्यान में, महिलाओं के ध्यान में होना चाहिए, वो है इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट। आपने देखा है इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट मतलब वेश्यावृत्ति कि महिलाओं, ये बहुत बड़े बड़े शहरों में होता है। अभी हमारी देवी देवताओं के आशीर्वाद से अभी हमारी देवभूमि में अछूती तो नहीं बोल सकती, पर बची हुई है। महाराष्ट्र जैसे आपने सुना होगा, रेड लाइट एरियाज होते हैं। रेड लाइट एरियाज आपने टीवी, मैंने भी टीवी में ही देखा है, क्योंकि हिमाचल में ऐसे कोई केसेस बहुत कम आते हैं, जैसे कुछ फॉरेनर्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो वो इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट में हमने उनके केस डील किए हैं। इमोरल की वेश्यावृत्ति की कोई भी किसी महिला को देह व्यापार में नहीं डाल सकता है, कि जैसे आपने सुना होगा कि वो लड़की को बेच दिया, उस बेटी को बाहर दुबई बेच दिया, किसी शेख को बेच दिया। हमारे देश में कानून है कि आपको देह व्यापार, वेश्यावृत्ति से बचाने के लिए आपको इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट बना है। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, अब ये एक ऐसा एक्ट बना
कि जिससे महिलाओं को अभद्र तरीके से आप नहीं दिखा सकते हैं। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो भी टीवी पे एडवर्टाइजमेंट्स आती है वो जिसमें उसमें महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट के एक किसी पुरुष को नग्न अवस्था में दिखाया जाए या उसको अर्धनग्न अवस्था में दिखाया जाता है, पर उसमें महिलाओं को दिखाया जाता है। महिला मॉडल्स ही आपको दिखेंगी कि वो कम कपड़ों में कोई एडवर्टाइजमेंट कर रही है या कोई चीप वीडियोस बन रहे हैं तो उसमें महिलाओं को आगे लाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, हमारा जो समाज है उसको कानून की जरूरत नहीं है, उसको अपनी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। हमने कानून तो दे दिया, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, कि आप किसी भी महिलाओं को अभद्र तरीके से कहीं पे भी पेश नहीं करेंगे, पर हो रहा है और वो उनकी इच्छा से हो रहा है महिलाओं की। कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है कि आप इस तरह की एडवर्टाइजमेंट कीजिए। कोई भी आप सोशल मीडिया पे मीम देखेंगे उसमें भी महिलाओं का उपयोग हो रहा है। आप किसी चीज को लेंगे आप उसमें भी महिला को अभद्र तरीके से दिखाया गया है। महिला की जगह आप मेल मॉडल भी रख सकते हैं, पर वो हमारी समाज की मानसिकता बन चुकी है। और मैं 18 साल से ऊपर हूं, मेरी अगर इच्छा है कि मुझे इस रूप में पेश किया जाए तो कानून इसमें कुछ नहीं कर सकता है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, डाउरी मतलब की दहेज, सबसे पुरानी प्रथा है। और अगर मैं कहूं कि नहीं जी अब तो जी एक्ट बन गया था, कानून बन गया था, आपके कानून बहुत सख्त हो गए थे इसलिए डाउरी दहेज लेना और देना बंद हो गया है। ठीक है, लोग कानून के डर से दहेज नहीं देते हैं। पहले कहा जाता था पंजाब में बड़े बड़े शहरों किया जाता है तो खरीद जाता है, चलिए हम बेशक दहेज नहीं मांगते हैं, पर आप देख सकते हैं कि दिखावे और दूसरों को देख देख के ही हम लोगों ने पहले शौक में देना शुरू किया कि जी बारात आई है, आपको मिलनी में अपने जो आपकी लड़की के ससुराल वाले हैं, जो सास है उसको गहने डालने हैं, आपको ससुर को अंगूठी और चेन पहनानी है, देवर को ये पहनाना है, रिश्तेदार को ये पहनाना है, हमें कंबल देने हैं। ठीक है, वो ये हमारी परंपरा नहीं थी, ये हमने रिवाज अभी हमने शौक से कर रहे हैं क्योंकि लोगों की पेइंग कैपेसिटी हो गई है। जो गरीब है बेचारा वो तो मांग के या किसी तरह से अपनी बेटी की शादी में ये चीजें देता है, पर मेरी अगर कैपेसिटी है कि मैं डायमंड का अपनी बेटी की सास को दूंगी, आज हम शौक से कर रहे हैं, कल ये रिवाज बन जाएगा और वो उसी को ही फिर दहेज का नाम दिया जाएगा। ठीक है, हम अभी अपनी बेटी को अपने शौक से कि नहीं बेटी को देना पड़ता है, पर जो लोग दे सकते हैं वो देते हैं और कईयों को मजबूरी में देना पड़ता है। और जब पहले ये दे देते हैं तो डाउरी एक्ट कौन से होते हैं, डाउरी में कौन से केसेस आते हैं। आज तो मैंने अपनी बेटी के ससुराल वालों को ट्रक भर भर के दे दिए, उनको कैश भी दे दिया, उनको गहने भी दे दिए। 2 साल बाद मेरी बेटी की नहीं बनी तो वो पूरी लिस्ट एक अदालत में चली जाएगी कि हमने ये भी दिया था, ये भी दिया था, ये भी दिया था। और फिर जो लड़के वाले हैं वो उसको प्रूव करते रहते हैं कि जी उन्होंने खुद दिया था, या आप उसके साथ बिल्स भी लगाए जाएंगे कि मैंने 2.5 लाख रुपए का चेन दी थी, मैंने 10 लाख रुपए का हार दिया था। और वो यही डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है और डाउरी एक्ट के तहत लड़के वालों पे केस दर्ज हो जाएगा। तो मैं आपको ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये चर्चा तो है महिलाओं के अधिकारों के लिए, पर क्या महिलाओं के परिवार वाले इन कानूनों को सही तरीके से यूज कर रहे हैं। इसके बाद मैं बात करूंगी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की। मैटरनिटी लीव आपने सुना होगा कि जब कोई स्त्री मां बनती है तो वो अगर वो सरकारी नौकरी में है और प्राइवेट नौकरी में भी है तो उनको 26 हफ्तों की छुट्टी दी जाती है कि वो अपने छोटे बच्चे का ध्यान रख सके। और अगर बच्चा होने से पहले भी वो छुट्टी ले सकती है, मतलब ये पूरी छुट्टी आप मिलती है, वो आपको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट होते हैं। और अगर आपका करंट डिपार्टमेंट आपको छुट्टी नहीं देता है तो आपके पास राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होता है। आप हमेशा कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं कि जी मुझे राइट टू बेनिफिट जो मैटरनिटी है मुझे नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ये क्या कहता है, ये लेमैन जो आम लोग हैं इन्हें नहीं पता होता है। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ऐसे कहा जाता है कि अबॉर्शन करवाना इलीगल है, पर कई बार महिला के ऐसी परिस्थिति में आ जाती है कि उसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवानी पड़ती है। सर्टेन केसेस में
ऐसा नहीं है कि वो उसको एक राइट है, इट इज नॉट एब्सोल्यूट, कि एब्सोल्यूट मतलब कि कोई आपके ऊपर रोक टोक नहीं है। मेडिकल आप रजिस्टर, कुछ केसेस में जहां लगता है कि इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक राइट है जो एक महिला को मिला है, और जो ये कानून है ये महिलाओं के बेनिफिट के लिए बनाया गया है। अभी मैं इस पे ज्यादा नहीं बोल सकती कि लोग, अभी तक ऐसा नहीं हुए इंसिडेंट्स कि इसका गलत उपयोग हुआ हो। और उसके बाद है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, कि अगर मैं महिला हूं और मेरे साथ पुरुष हैं, हम एक ही काम करते हैं, हमारा एक ही डेजिग्नेशन है, हमारा एक ही वर्क प्रोफाइल है, तो ऐसा नहीं होगा कि पुरुष को ज्यादा पैसे मिलेंगे और मुझे कम मिलेंगे क्योंकि मैं महिला हूं। हमारा कानून कहता है कि आपको राइट टू इक्वालिटी है, आपको इक्वली ट्रीट करना है, और आपको इसमें जो आपको सैलरी है, वेजेस है, वो भी महिला पुरुष को बराबर मिलेगी। फिर जो महिलाओं के लिए स्पेशल एक प्रावधान किया गया फैमिली कोर्ट्स का। फैमिली कोर्ट्स क्यों बनाए गए? दहेज का केस हुआ, डाइवोर्स का केस हुआ, आपने सुना होगा जी डिवोर्स के केस तो जी 20-20 साल भी चलते हैं, 40-40 साल भी चलते हैं। जब लेजिस्लेचर को लगा कि ऐसा है, तो उन्होंने एक फैमिली कोर्ट्स बनाए। ये खासकर महिलाओं से जो रिलेटेड कानून थे उनको सुलझाने के लिए फैमिली कोर्ट्स का निर्माण किया गया, जिनको कहा गया कि आपको समयबद्ध तरीके से, ये नहीं है कि आपका डाउरी का केस है तो वो चल ही रहा है सदियों, मेंटेनेंस का केस है तो डिवोर्स का केस है तो आप 20-20 साल लड़ रहे हैं। आपको एक फैमिली कोर्ट्स का प्रावधान दिया गया जिसमें कुछ जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स है, महिला रिलेटेड इश्यूज है, उनको वहां पे लिया जाता है और उनको समयबद्ध एक टाइम बाउंड मैनर में उसको खत्म किया जाता है। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, ये एक ऐसा एक्ट है, और मैं कहूंगी ये भी, इस एक्ट में भी कुछ कमियां हैं। लीगल सर्विस एक्ट मतलब हर महिला को अधिकार है, चाहे वो करोड़पति है, चाहे वो एक दिहाड़ीदार मजदूर है, कि उसको केस लड़ने के लिए किसी भी तरह के कानूनी प्रक्रिया के लिए उसको कोर्ट मुफ्त का वकील देगा। अगर मेरी इनकम 10 लाख रुपए महीना है तब भी मैं मुफ्त के वकील के लिए कोर्ट में अप्लाई कर सकती हूँ, जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट के अंतर्गत आता है। ये तो एक दूसरा पार्ट मैंने बताया कि बहुत मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी इनकम, पर हम महिलाएं इससे जुड़ी हैं, हमारे साथ कुछ भाई भी जुड़े हैं। ये देखिए कई बार हमारे आसपास ऐसे महिलाएं आती हैं जो कहती है कि मेरे पति मेरे साथ ऐसे करता है या मेरे ऐसे करता है, और या मेरे को कोई प्रॉपर्टी का केस करवाना था कुछ, तो आप उन्हें बताएं कि आपको एक अधिकार है कि आपको मुफ्त का वकील मिलेगा, और जो अच्छे से आपकी केस की पैरवी करेगा। तो आप कोर्ट में जाएं, वहां पे एक एप्लीकेशन दें कि मैं वकील करने के उसमें नहीं हूं स्थिति में, तो मुझे एक वकील मुहैया करवाया जाए। अब हिंदू मैरिज एक्ट, वो आपने सुना होगा, हमारी जो हम हिंदू लोग हैं, हमारी जो शादी होती है वो होती है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। और जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो, उसमें शादी का भी एक रूल है। ये नहीं है कि आपको रजिस्टर करवानी पड़ती है अपनी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। अगर आपको डिवोर्स लेना, आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। जो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट है वो मोनोगैमी को, बायगैमी होता है 2 शादियां करना, और मोनोगैमी होता है कि आप एक वक्त में आपकी एक ही पति या पत्नी है। तो जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है जो हमें गवर्न करता है, वो कहता है कि एक तो आपका एक ही स्पाउस होना चाहिए, और जो ऐसा नहीं है कि मैंने आज शादी कर ली और 2 महीने बाद मुझे लगा कि अब मुझे तलाक लेना है, तो वो भी इतना आसान नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी भी हिंदू मैरिज एक्ट में होगी, और आपका जो डिवोर्स है वो भी हिंदू मैरिज एक्ट में होगा। अब डिवोर्स के 2 तरीके होते हैं। एक होता है आपसी सहमति से, जो हम कहते हैं कि म्यूचुअल कंसेंट से आपका तलाक हो गया। उसके लिए पहले एक प्रावधान था कि जब आपकी शादी हो जाती है तो आप 1 साल के बाद आपको लगता है कि मेरी इससे नहीं बन रही है, तो आप कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं। और फिर आपको 6 महीने का टाइम दिया जाता था, अगर आप म्यूचुअल आपसी सहमति से कर रहे हैं कि आपको 6 महीने का टाइम दिया गया है, अभी भी यू गिव अ सेकंड थॉट, आप दूसरा एक पुनर्विचार कीजिए कि आप लोग आपस में रह सकते हैं। पर अभी कुछ सालों पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जो हस्बैंड वाइफ है वो पढ़े लिखे हैं और स्थिति को समझते हैं, तो जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड है, कि जो 6 महीने का आपको टाइम पुनर्विचार करने को दिया जाता था, उन्होंने उसको भी वेव ऑफ कर दिया कि जरूरी नहीं है कि अब आपको 6 महीने रुकना ही पड़ेगा। आज आप अपनी एप्लीकेशन दीजिए आपसी सहमति से कि मुझे नहीं रहना है, जो भी आपके ग्राउंड है, आपकी शर्तें हैं, आप उस कागज पे लिखेंगे और आपका कोर्ट में तलाक हो जाएगा। ये था म्यूचुअल डिवोर्स। एक डिवोर्स आपने देखा होगा तलाक जो टीवी में आते हैं,
जो आपके आसपास भी होते होंगे कि आप केस लड़ रहे हैं, एक पक्ष तलाक नहीं देना चाह रहा है, एक मांग रहा है, और ये नहीं है कि मैं तलाक मांग रही हूँ और उसका कोई बेस ही नहीं है, उसका कोई ग्राउंड ही नहीं है, मैंने बोल दिया कि मुझे तलाक चाहिए, कोर्ट ये देखता है कि अगर आप किस ग्राउंड पे तलाक मांग रहे हैं, क्या वो जायज है, क्या आप सही बोल रहे हैं। ये तो नहीं है कि आप अपनी जो आपका जो एक वो बॉन्ड है, आपका जो रिलेशनशिप है, आप उसको छोड़ के बिना मतलब के ही भाग रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगी, आप देखिए, आपने सुना होगा, कहते हैं कई हमारी बहनें कि मेरी बहू घर छोड़ के चली गई, या मेरे रिश्तेदार की बहू घर छोड़ के चली गई, और जी पता नहीं क्यों चली गई, तो 6 महीने से वो अपने मायके में रह रही है। इसमें एक हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है, उसमें सीधा नहीं है कि आप कोर्ट गए और आपने तलाक का केस कर दिया है, आपने कंप्लेंट कर दी। देखिए, जब हम एक बंधन में बनते हैं शादी के, तो हमारी कुछ नैतिक ड्यूटीज होती है, हमारा कुछ फर्ज होता है, और जो हमें निभाना पड़ता है। आप कोई भी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ को बिना रीजन के छोड़ के आप कहीं दूर रहने लग जाएं, आप अपनी जिम्मेदारियों से भागें। एक रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एक टर्म है। अगर आप हस्बैंड वाइफ में से कोई भी घर छोड़ के बिना कारण के आपका घर छोड़ के चला जाता है, कहीं और रहने लगता है, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप फिर डिवोर्स की पिटीशन डाल देंगे कि जब मुझे तलाक लेना है तेरे से। आप एक रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स होती है, जो एप्लीकेशन सेक्शन 10, उसको आप डालते हैं। उसमें उससे जवाब मांगा जाता है कि भाई आप कैसे अपने हस्बैंड वाइफ की कंपनी छोड़ के चले गए हैं और आप वापस इस रिश्ते में आए। ये एक डिवोर्स से पहले का जो हमारा स्टेप होता है कि अगर कोई आपको बिना किसी कारण के छोड़ के कहीं और रहने लग गया है, किसी और के साथ रहने लग गया है, तो ये आप किसी को राय दे सकते हैं कि किसी की बहू चली गई है, किसी का कोई ऐसे पुरुष चला गया है घर से, कि आप इस तरह की कोई एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अब एक बहुत जो मेजर एक्ट है, क्योंकि हमारे साथ बहनें भी जुड़ी हैं, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस, इसको हम पॉश एक्ट भी बोलते हैं। आपने देखा है, सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई छू के आपको कोई अभद्र तरीके से छू रहा है तो वो सेक्सुअल हरासमेंट है। सेक्सुअल हरासमेंट का बहुत एक इलैबोरेट डेफिनेशन है कि अगर आपको लगता है कि कोई पुरुष आपको इस तरह से देख रहा है कि आप अनकंफर्टेबल हो रही हैं, आपको लग रहा है कि ये मुझे गंदी नजर से देख रहा है, मुझे अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है, या वो कोई ऐसा कर रहा है, कोई ऐसे इशारा कर रहा है जिससे आपको लग रहा है कि मुझे एक हरासमेंट हो रही है, तो ये कहीं पे भी हो सकती है। जहां आप नौकरी करते हैं या आपके आसपास, बस में, सड़क में, घर में, कहीं भी हो सकती है। तो जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, जो ये कानून बनाया गया, ये बनाया गया कामकाजी महिलाओं के लिए, क्योंकि कई बार आपको देखिए, ज्यादातर जरूरी नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में ही होता है, सरकारी दफ्तरों में भी होता है, बड़े बड़े संस्थानों, आप हॉस्पिटल चले जाइए, आपने केसेस सुने होंगे जी, वहां पे उस डॉक्टर पे केस हो गया, या जजेस पे भी केस हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे केस हो गया था इसी तरह का। तो देखिए, ये कानून जो बना था, ये बना था महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप किसी भी उसमें जाएंगे, डिपार्टमेंट में या कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, वहां पे एक इंटरनल कमेटी बनी होती है जो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस को डील करती है। अगर कोई किसी महिला के साथ वहां कुछ ऐसा होता है, तो वो सबसे पहले उस इंटरनल कमेटी को कंप्लेन देती है, और अगर वो उसके एक्शन से सेटिस्फाइड नहीं होती है तो वो आगे फर्दर प्रोसीड करती है। जो सेक्सुअल हरासमेंट कानून बना था, ये इसलिए बना था कि महिलाओं का उत्पीड़न ना हो जब वो अपने घर से अपनी रोजी रोटी कमाने गई हैं। पर जो सेक्सुअल हरासमेंट कानून है, वो भी एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, या जो हमारा पॉक्सो एक्ट है, उसी की तरह एक कानून है जिसका उपयोग कम और दुरुपयोग ज्यादा होता है। अभी कुछ 2-2.5-3 वर्षों पहले एक मी टू मूवमेंट चलाई गई थी। ये जो फिल्मी पर ये एक्टर्स होते हैं, मी टू मूवमेंट चली की जी 20 साल पहले या 40 साल पहले मेरे साथ इस एक्टर ने ऐसा किया था, तो ऐसा और अभी भी होता है कि कोई एम्प्लॉय जाती है कि जी मेरा बॉस मेरे साथ इस तरह की हरकत करता है। और झूठी, मैं ये नहीं कहूंगी कि हर कंप्लेंट झूठी होती है, पर झूठी भी होती है कि आपको अपने कोई पर्सनल गेन्स है, आपको आपके मन मुताबिक काम नहीं मिल रहा है, तो आप जा सकते हैं। आपके पास एक हथियार है कि आप इसको एक हथियार बनाएं, एक सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट में आप एक कंप्लेंट दे दें,
आपने तो कंप्लेंट दे दी अपने इंटरेस्ट को सॉल्व कर, जो सामने वाला व्यक्ति है उस पे इस कंप्लेंट का क्या प्रभाव पड़ता है वो शायद कुछ ही लोग जवाब दे सकते हैं, जिनके साथ या तो ये बीतती हो या जो हम जैसे वकील जो इन चीजों को डील करते हैं। तो जो ये सेक्सुअल हरासमेंट बना था, इसमें जो सजाओं का प्रावधान है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो वो हमारी जो भारतीय दंड संहिता है उसमें इसके लिए प्रावधान है, जो अगर कोई सजा होती है। और अगला मैं आपको बताऊंगी, शीतल मैम, हेलो शीतल मैम, ये हेलो शीतल मैम, एक ये अंजना मैम, फरेक मैम, प्लीज अपना वीडियो ऑफ कर दे, थोड़ा बैंडविड्थ का प्रॉब्लम लग रहा है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अपना वीडियो ऑफ कर दे। लता मैम आप भी ऑफ कर दीजिए प्लीज अपना वीडियो। प्लीज मैम कंटिन्यू कीजिए, सॉरी। जी जी, अब देखिए, विमेन हैव राइट टू डिग्निटी एंड डिसेंसी। आप कहीं भी जाती हैं, महिलाएं अगर महिला को किसी अपराध में पकड़ लेते हैं, ये एक देखिए सब बहनों को जानना जरूरी है। एक तो अगर भगवान ना करे कि आप कभी ऐसी स्थिति में आए, पर आपके आसपास भी ऐसी कोई स्थिति आ सकती है कि किसी महिलाओं को किसी अपराध में गिरफ्तार करता है, तो उस जिला पुलिस ऑफिसर सकते हैं, कोई पुरुष कांस्टेबल नहीं कर सकता है, क्योंकि देखिए एजेंसी एक राइट मिला है कि हम बिल्कुल अपने जो डिग्निटी है उसके साथ अपने आत्मसम्मान के साथ जी सकते हैं। इसी के तहत ये है कि जो एक गिरफ्तारी है वो महिला कांस्टेबल करेगी, और जो एक्यूज्ड होती है, जो गुनहगार है, उसको जब अरेस्ट किया जाता है तो उसके 24 घंटे के अंदर उसको लाया जाता है किसी हॉस्पिटल में ले जाके। और या कोई रेप की विक्टिम है, उसको अधिकार है कि अधिकार क्या है ये हमारे मुझे मतलब अधिकार मैं आपको बोल रही हूँ, पर ये डॉक्टर की भी ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे कोई आई है, कोई महिला आई मेडिकल के डॉक्टर उसका मेडिकल जो भी एग्जामिनेशन है वो महिला करेगी। और अगर कोई रेप विक्टिम है तो उसका जो नाम है, उसको जब हम लोग बलात्कार के मामलों को डील करते हैं कोर्ट्स में, वहां पे भी किसी जो विक्टिम होती है जिसे हम प्रोसिक्यूट्रिक्स कहते हैं, उसका नाम एंड तक नहीं आता, उसको कोई नाम दे देते हैं। जैसे निर्भया कांड में निर्भया हमने नाम दिया, हमारे हिमाचल में एक जो दुर्घटना घटी उसमें हमने उस बच्ची का नाम गुड़िया रख। आप इनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। अभी हाल ही में जब हमारे गुड़िया कांड हुआ था तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे किस तरह से उस बच्ची की जो फोटोज हैं, उसके परिवार की फोटो और उसकी आइडेंटिटी है, उसके परिवार की आइडेंटिटी है, हम उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। हम फेसबुक या किसी सोशल मीडिया अखबार के माध्यम से उसकी फोटो, घर वालों की फोटो नहीं सकते हैं। और उसको ये अधिकार है उसको और उसके परिवार को कि उसकी जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज ना हो। और जो महिला सूरज छुपी नहीं हो है, और उसकी आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, मतलब को गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। तो महिला कांस्टेबल, अधिकतर महिलाओं को बोलती हूँ, वो बोलते हैं हमने कंप्लेंट करवानी थी जी, हम पुलिस स्टेशन बुला रहे हैं, हमने कंप्लेंट स्टेशन बुला रहे हैं। ये आप बहनों को जानना बहुत जरूरी है। अगर ये कानून के है, अगर महिला से कोई पूरी है तो आप वो उसकी अपनी इच्छा है कि उसने, पर महिला को अधिकार है कि आपके घर में महिला चाहिए, इंटेरोगेशन करनी है, वो आप इंटेरोगेशन कर सकते हैं। और एक और कानून हमारे महिलाओं के लिए बनाया गया, अभी कोई प्रॉब्लम आती है कि मुझे सदर थाने जाना है और वहीं जाके आप वर्चुअल माध्यम ईमेल के माध्यम से भी सकती है, और या आप चिट्ठी लिख सकती हैं, चिट्ठी के माध्यम से भी आप कंप्लेंट कर सकती हैं। जो रजिस्टर्ड लेटर चिट्ठी वो मिली, रजिस्टर्ड
थ्रू भी आप एड्रेस रेंट करवा सकती है। और जो वहां पे पुलिस वाले हैं, उनकी ड्यूटी है कि वो इस कंप्लेंट्स को करेंगे, चाहे ईमेल के माध्यम से आई है, चाहे वो के माध्यम से आई है। स्टॉकिंग, ये जो ऑफेंस है, ये जो साथ ही ज्यादा देखने को आया है। स्टॉकिंग मतलब आपने देखा होगा कि आजकल हम सभी, कुछ पुरुषों को ये समस्या होती है कि वो आपके पेज पे या उस पे तो कुछ नहीं लिखेंगे, पर आपको मैसेंजर में कुछ लिखते रहेंगे और या करेंगे, आपको स्टॉक फॉलो, फोटो, आपका व्हाट्सएप चेक किया जाएगा, इसको स्टॉकिंग कहा जाता है। और जो ये स्टॉकिंग है, ये भी एक अपराध है जो ये कानून बनाया गया है, और इसको जो हमारी आईपीसी है सेक्शन 350 के तहत इसको डील किया जाता है। और इसमें आपको कोई मैसेजेस करता है, कोई इनडिसेंट आपको फोटो देता है, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन को निकाल सोशल मीडिया, तो इसको स्टॉकिंग कहते हैं। आपको जबरदस्ती को मेल ही कर रहा है कि मैं तो मेरा मैसेज ही पढ़ ले, भी आप कंप्लेंट कर सकती हैं, और इसमें भी जो सजा है उसका प्रावधान है। शीतल मैम, हेलो शीतल मैम, आपकी आवाज दोबारा कट रही है। आप ईयरफोन किट लगा सकते मैम, आप ईयरफोन किट लगा सकती क्या 2 मिनट के लिए? मुझे लगता है शायद आप विदाउट ईयरफोन किट है, इसलिए आवाज दोबारा कट रही है आपकी। पॉसिबल है क्या मैम? आपकी आवाज ना सर, मेरा ना, मैं अभी इस वक्त ऑफिस में, इस समय ऑफिस में बैठी हूँ। अच्छा, सर, इस वक्त मैं ऑफिस में बैठी हूँ, मेरे पास अभी इस वक्त ईयरफोन्स अवेलेबल नहीं है। चलिए ठीक है, मैं बस कंक्लूड करूंगी सर, थोड़े सा रह गए। जी मैम, सुनंदा जी आपसे रिक्वेस्ट है, और हम बहनों को अधिकार है कि जी देखिए, अब मैं आपको बताऊंगी कि एक 0 FIR का प्रावधान महिलाओं के लिए है कि आप कहीं पे भी हैं, आपके साथ अगर ऑफेंस शिमला में हो रहा है और आप चंडीगढ़, आप शिमला में हुआ है, आप चंडीगढ़ की महिला हैं, तो आप एक 0 FIR करवा सकते हैं किसी भी पुलिस थाने में। जरूरी नहीं है कि आपको कंसर्न्ड पुलिस थाने में ही जाके FIR करवानी है कि मेरे साथ जो हुआ है वो इस थाने के अंतर्गत आता है। तो एक 0 FIR का जो प्रावधान है वो हम महिलाओं के लिए खासकर किया गया है। अब मैं आपके साथ जो आखिरी राइट और जो बहुत इंपॉर्टेंट राइट है हम महिलाओं के लिए, क्योंकि देखिए जब बहुत देर से जागरूकता आई है कि हमारे भी कुछ अधिकार है, हमारी जो प्रॉपर्टी राइट्स है, पहले तो आपने ज्यादातर देखा होगा और वो सबका अपना अपना बिलीफ है कि आप किस तरह से इस अपने राइट को एक्सरसाइज करती हैं। जो हमारे जैसे मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी है, मेरे 2 भाई हैं, तो मैं भी अपने भाइयों की तरह ही उस प्रॉपर्टी की अधिकारी हूं। ये नहीं है कि मेरे पिताजी सिर्फ मेरे 2 भाइयों को देंगे और मुझे नहीं देंगे, चाहे मैं शादीशुदा भी हूं। मैं अपने पिताजी की प्रॉपर्टी में को पार्टनर, एक शब्द यूज किया जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो हमारी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, हम लोगों को हिंदू सक्सेशन एक्ट गवर्न करता है, जो हम हिंदूज हैं, उसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बेटी भी अपने पिता की संपत्ति की उतनी ही उत्तराधिकारी है जितने की बेटे हैं। बेटी शादीशुदा है, विधवा है, वो उतना ही, वो नौकरी करती है, उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, पर मैं उतने, मेरे अपने भाइयों के समांतर ही मुझे प्रॉपर्टी राइट्स मिलेंगे। ये तो रही मेरे मायके की बात। और इसमें अगर मेरे पिताजी विल कर जाते हैं तो विल उन्होंने कर दी। अगर मेरे 2 चीजें हैं इसमें, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ज्यादातर कहा जाता है कि जी मेरा तो कोई इसमें हक ही नहीं है। मेरे पिताजी ने अगर अपने पैसों से कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, वो मेरे दादा परदादा की नहीं थी, वो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और वो उनकी अपनी इच्छा है कि वो किसको देना चाह रहे हैं। पर अगर वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, और वो तभी है कि अगर वो विल करते हैं, अगर उनका कोई निधन हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो सबको बराबर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी भी सबको बराबर तौर पे मिलेगी।
अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, मेरे दादाजी की प्रॉपर्टी है, तो उस पे सबका अधिकार है, चाहे वो बहन शादीशुदा है चाहे जो है। और अगर उस बहन की डेथ हो जाती है, किसी बेटी की डेथ हो जाती है, तो जो उसके आगे लीगल हेयर्स हैं, जो अगर उनके हस्बैंड है, उसके बच्चे हैं, वो उन भाइयों के साथ उस प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी होंगे। ये रही आपके मायके पक्ष की बात। और महिलाओं को ये रहता है कि अब ससुराल में मेरा क्या अधिकार है। ससुराल में आपका वही उतना ही, आप वहां को पार्टनर नहीं कहलाएंगे, वहां आप शेयरर कहलाएंगे। और शेयरर आप किस चीज के होंगे? जिस प्रॉपर्टी में आपके हस्बैंड शेयर हैं, आप ये नहीं बोल सकते मैं भी अलग से आपके इसमें हूं, मैं भी हिस्सेदार हूं। आपको वही हिस्सा मिलेगा जो आपके पति को मिला है। आप अलग से अपने लिए कोई हिस्सा क्लेम नहीं कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि लड़कियों को घर से निकाल देते हैं कि तू हमारे घर में नहीं रहेगी, और हम उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। अगर मैं एक बहू हूं और मुझे मेरे ससुराल पक्ष से बाहर निकाल दिया जाता है, तो मैं तभी उस घर में रहने के लिए केस कर सकती हूं या कंप्लेंट कर सकती हूं अगर उस घर में या तो मेरे पति का पैसा लगा है या फिर वो दादा परदादा की प्रॉपर्टी है। अगर मेरे सास ससुर ने अपने पैसों से, अपने कमाए हुए पैसों से वो घर बनाया है, तो बहू को कोई अधिकार नहीं है कि वो जबरदस्ती उस घर में रहे। वो कभी भी आपको कह सकते हैं कि आप जाएं, आप कहीं और रहें। शेयर्ड हाउस होल्ड में बहू रह सकती है, उसमें रहने के लिए आप केस कर सकते हैं। और शेयर्ड हाउस होल्ड वो होता है जिस प्रॉपर्टी में, जिस घर में आपके पति का पैसा लगा हो, और उसको प्रूव करने, कई बार पति भी बोलते हैं कि आप जाइए घर से, तो आपको वो प्रूव करना पड़ता है कि इस घर में मेरे पति का भी पैसा लगा है, तो मैं भी इसमें शेयरर हूं। और आप सिर्फ अपने पति के ही शेयर की साथ हो सकती हैं, आपका अलग से शेयर कोई नहीं होता है, वो हमारे मायके में होता है। और जो इसमें जो महिलाएं हैं, अक्सर आपने देखा है वो अपने भाइयों के नाम अपने शेयर को रिलिंग्विश कर देती हैं कि अब मैंने अपना आपको शेयर दे दिया। देखिए, महिलाओं को फिर लगता है कि शेयर तो मैंने दे दिया, अब तो मेरा कुछ नहीं है, पर आप अपने शेयर को वापस भी ले सकती हैं। अगर आपने अपना कोई शेयर रिलिंग्विश कर दिया है, तो आपके पास अधिकार है कि आप उस अपने शेयर को वापस ले सकते हैं। और आपके मायके पक्ष में आपकी प्रॉपर्टी है, आप शादीशुदा हैं, आप अनमैरिड हैं, आप विडो हैं, आप डाइवोर्सी हैं, आपके अधिकार अपने भाइयों के समांतर ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर भाइयों के को ही मिला है वो प्रॉपर्टी बेच दें और आपको लगेगा कि अब मेरा कोई अधिकार नहीं है। मायके में आपके पूरे अधिकार है, और जो ससुराल पक्ष में है आपको वही अधिकार है जो आपको पति का शेयर है। आप सिर्फ अपने पति के शेयर पे अपना वो दिखा सकते हैं कि ये मेरा है। आप जबरदस्ती वहां पे नहीं मांग सकते हैं कि आप मुझे दीजिए। और कई बार आपने देखा होगा कि पति की मृत्यु हो जाती है, तो जो लड़कियां हैं, जो विडोज हैं, वो अपने ससुर से क्लेम मांगती हैं कि जी अब हमें आप ये दीजिए। अगर आपके ससुर के पास उनके पिताजी की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो ऐसा तब आप उसको मांग सकती हैं अगर उन्होंने खुद स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी है, उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो आप वहां पे कुछ नहीं मांग सकती हैं। वो उनकी अपनी इच्छा है कि वो आपको क्या देते हैं। और अगर आपके ये विल कर जाते हैं, विल में भी अगर कोई आप किसी के पति की मृत्यु हो जाती है, तो आपको सिर्फ वही हिस्सा मिलेगा जो उनके नाम पे था, आप उनके लीगल हायर बन जाएंगे। ये कुछ कानून हैं जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने हैं, और हम इनको कितना उपयोग में लाते हैं, कितना इनका यूज करते हैं, कितना हम लोगों को बताते हैं कि ये कानून है, हमें इनका अच्छे से उपयोग करना है, तभी मुझे लगता है कि हम जो ये हमारे लिए संविधान ने एक स्पेशल प्रोविजन बनाया है महिलाओं के लिए, तभी वो इस चीज का एक उसको सार्थक कर पाएंगे कि महिलाएं सच में ही इसका उपयोग कर रही हैं। क्योंकि देखिए, हम चाहे जितनी पढ़ी लिखी हैं, जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे होने का मतलब है कि आपको अपने अधिकारों के बारे में ज्ञान है। हमें अधिकारों, आप तो सोशल मीडिया और डिजिटल का है, ये हम महिलाओं को, सब महिलाओं को देखना चाहिए कि हमारे क्या अधिकार है। हम अगर फेसबुक को 2 घंटे चला सकते हैं, तो हम अपने राइट्स के बारे में भी पढ़ सकते हैं। और महिलाएं बोलती हैं कि हम सशक्त होना चाहते हैं, तो सशक्त आप फाइनेंशियली ही नहीं होते हैं, आपको मानसिक तौर पे भी सशक्त होना
पड़ेगा, आपको हर तरह से अपने को जो इक्वल फुटिंग पे लाना पड़ेगा पुरुषों के साथ। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप पुरुषों को पीछे धकेल लें कि मैं आपसे आगे हूं, कोई कंपटीशन है। समान मतलब हम कंधे से कंधा मिला के पुरुषों के साथ चले, तभी ये समाज सशक्त हो पाएगा, तभी जो हम राइट टू इक्वालिटी, जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, उसको हम सार्थक कर पाएंगे। और आप में से किसी को भी कुछ ये, क्योंकि ये मुझे जो टॉपिक दिया गया था वो महिलाओं से जुड़े हुए कानूनों के बारे में था, तो मुझे लगता है कि मैं उतना बोल चुकी हूँ और मुझे नहीं पता है मैं कितना जस्टिफाई कर पाई हूँ अपना इस टॉपिक को। तो किसी को कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। Thank you, ma'am, for your valuable guidance regarding women empowerment. Ma'am, we actually got to know the true meaning of women empowerment. You enlightened us by touching on important topics like Domestic Violence Act, Immoral Prevention, Trafficking Act, property rights, etc. So, ma'am, if you permit, then shall I start with the queries? Yeah, sure, please go ahead. Yes, ma'am. पहला क्वेश्चन विनोद शर्मा योगाचार्य की तरफ से है। मैम, ही इज आस्किंग, क्या पैतृक संपत्ति में पिता वसीयत में लड़की को बेदखल कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। वो पिताजी की स्वयं अर्जित सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं है, वो दादाजी की प्रॉपर्टी थी, तो वो लड़की को बेदखल नहीं कर सकते हैं। उनको इक्वल शेयर देना पड़ेगा जो अपने बेटों को देते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन सवीना जहां की तरफ से है। मैम, शी इज आस्किंग, मैम जैसे कोई महिला ना तलाक दे और ना ससुराल में रहे, 17 सालों से अलग होकर खर्चा ले रही है, तो इसमें क्या किया जा सकता है? जी देखिए, मैंने आप में इस पॉइंट को भी छेड़ा था कि अगर कोई महिला या पुरुष अपने स्पाउस की कंपनी अपनी मर्जी से घर से चले जाते हैं, तो सबसे पहले तो आपको एक एप्लीकेशन देनी चाहिए थी सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट की रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की व्हाट इज द रीजन टू लीव माय कंपनी। और अगर वो नहीं देती है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर कोई महिला अपनी इच्छा से खुद ही घर से बिना किसी कारण के घर छोड़ के जाती है, देन शी इज नॉट लायबल टू गेट द मेंटेनेंस। इनको एक कोई मेंटेनेंस की, क्योंकि वो अपनी इच्छा से गई है, हम तो उसको बुला रहे हैं या हम तो उसको बोलते हैं कि आप घर में रहिए, पर वो अपनी इच्छा से गई हैं, तो मेंटेनेंस का उनको कोई अधिकार नहीं है। और ये हमारा सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट दे चुका है। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, the next question is from Sanjeev Sharma. He's asking, in public places, sometimes group of people use bad language while having conversation in front of ladies. Is it also punishable? Yes, exactly. It is punishable. और संजीव जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि लोग पब्लिक प्लेसेस में नहीं कहते हैं, जहाँ कानून का मंदिर है। हमारा जो हाई कोर्ट है, मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ, वहां पे हम लोगों की कई बार लड़ाई हो जाती है बार रूम में, क्योंकि वहां पुरुष जो अधिवक्ता है वो इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं, एंड इट कम्स अंडर न्यूसेंस। एक हमारा आईपीसी में ऑफेंस है न्यूसेंस, आप उसमें कंप्लेंट कर सकते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है। और देखिए, मैंने आपको कहा कि महिलाओं के लिए कानून बड़े सख्त हैं, और अगर मेरे को लग रहा है कि साथ वाला गालियां दे रहा है कुछ और, ही इज मेकिंग मी अनकंफर्टेबल, देन आई एम ऑलवेज आई हैव द राइट टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट दैट पर्सन। तो वो हमेशा जा सकता है और न्यूसेंस के अंदर उसमें कंप्लेंट कर सकता है। Ma'am, just to add on this, जैसे normally found like in places now, it is very common. So how as a individual we can do complaint, where we can do complaint? Just guide on this one. This is very common problem we have seen. जी सर, ऐसा है, ये न्यूसेंस के अंडर आता है। आपने देखा होगा लोग शराब पी के गालियां दे रहे होते हैं सड़कों पे, तो उनको पुलिस ले जाती है पकड़ के। अगर उनके खिलाफ एफआईआर होती है तो वो न्यूसेंस के, एंड यू एज अ सिटीजन हैव सर्टेन राइट्स। आपके सामने आप आसपास कोई न्यूसेंस हो रही है तो यू कैन बी अ कंप्लेनेंट। ऐसा नहीं है कि मुझे ही गालियां दे रहा है कोई, आप हमेशा वहां एक कंप्लेंट करवा सकते हैं, दैट इज कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन। आप वहां करवाइए कि इनडिसेंट अगर किसी वर्क प्लेस पे हो रहा है तो आप वहां पे कोई कमेटी आप वहां पे दीजिए। अब हम लोगों, मैं आपको जो उदाहरण दे रही हूं, अगर मुझे लगेगा कि मुझे वकीलों की कंप्लेंट करनी है तो वी ऑलवेज हैव बार काउंसिल देयर,
क्लियर कि जो हम वकील ही एक दूसरे की कंप्लेंट्स कर सकते हैं, तो एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू रेज हिज वॉइस अगेंस्ट न्यूसेंस। तो आप कंसर्न थाने में जाइए कि ये न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, न्यूसेंस ही बोलते हैं, आप पब्लिक प्लेस पे जोर जोर से गालियां दे रहे हैं या आप न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं जोर से शराब पी के, तो आपको ऐसा नहीं है कि जी पुलिस वाले बोलेंगे जी आप कौन है, ऐसा नहीं, यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड यू आर एंडाउड विद द राइट्स कि आपके अगर आपके मौलिक अधिकारों का, क्योंकि देखिए आप सुन रहे हैं, गालियां सुन रहे हैं, न्यूज सेंस आपके आसपास हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ जब होगी तभी आप कर सकते हैं, आप एक कंप्लेंट वहां पे कहीं पे भी कंसर्न्ड नियर बाय पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं। थैंक यू Ma'am, another question is from our respected Ajay Srivastav sir. He's asking, sexual harassment at workplace कानून में क्या कॉलेज विश्वविद्यालय की छात्राएं कवर होती हैं? जी सर, बिल्कुल होती है। जो ये वर्क इंटरनल कमेटी होती है सर, ये टीचर्स को मैटर्स को भी डील करती है। वहां कोई क्लर्क भी है अगर यूनिवर्सिटी या स्कूल कॉलेज में, कोई भी महिला सर, कोई भी महिला, वो नीचे पियोन से लेके प्रिंसिपल तक, एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट से लेके ऊपर तक, कोई भी छात्रा, कोई भी महिला सर, वो स्वीपर भी अगर उस इंस्टीट्यूशन में है तो शी विल बी कवर्ड अंडर सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट। Thank you, ma'am. Ma'am, I have a question. Yes. Ma'am, जो maternity benefit act है, ma'am, is it applicable to unorganized sector also? Yes, private sector. You mean unorganized in the sense private sector? Yes, ma'am. और मैडम unorganized is a very vast कि आप वास्ट बोल सकते हैं। अनऑर्गेनाइज में तो मेरी डोमेस्टिक हेल्प के अंडर नहीं आते। लाइक मैं वही सोच रही हूँ। यस मैम। मैम मैटरनिटी बेनिफिट, इसमें तो जजमेंट्स भी है बड़ी लैंडमार्क। मैटरनिटी जो है, हाँ ये हो सकता है, वैसे तो कानून बना है कि आपको इतने हफ्ते की छुट्टी देनी है, पर वो ऊपर नीचे आप थोड़ा कर सकते हैं कि अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। अब बट मैम मैं आपको बताऊंगी, अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो मेरी डोमेस्टिक हेल्प भी आती है। एंड मैं आप मतलब ठीक है, मेरे को है कि मुझे अगर मेरी डोमेस्टिक हेल्प है, अगर शी इज एक्सपेक्टिंग, शी इज ऑन अ फैमिली वे, तो व्हाई वुड आई गिव, मतलब मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच बता रही हूँ, इसकी देनी तो पड़ती है, पर आप किससे मांगेंगे? आप अगर लेबरर हैं, किससे मांगेंगे? आप ठेकेदार बोलेगा भाई घर में रहो आप, अगर आपको छुट्टियां चाहिए। बट यस, इफ इट कंपनी कोई इस तरह का प्राइवेट सेक्टर है, आप हमेशा उसके यू कैन ऑलवेज अवेल मैटरनिटी बेनिफिट्स। हमारे पास लोग आते, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज को प्रॉब्लम आती थी कि जी हमें मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं, उसको भी कोर्ट ने डील किया। तो एवरी फीमेल हैज अ राइट कि उसको मैटरनिटी लीव मिले। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, द सेशन वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। वेलकम आकांक्षा जी। ओवर टू यू इतिका। धन्यवाद आकांक्षा जी। अब मैं सबीना जहां जी से आग्रह करती हूँ कि वे धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। सबीना जहां जी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हैं। जी सबीना जी। धन्यवाद इतिका जी। आजादी के अमृत महोत्सव पर उमंग फाउंडेशन द्वारा आयोजित 25वीं साप्ताहिक परिचर्चा में शामिल होने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के कार्यक्रम की विशेषज्ञ वक्ता एडवोकेट शीतल शर्मा व्यास जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में भाग लिया तथा हमें महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों से अवगत कराया। महिलाओं के संवैधानिक अधिकार क्या है, उनकी सुरक्षा कैसे की जाए, वह महिलाएं किस प्रकार से अपने अधिकारों का उपयोग कर सकती हैं, इस पर आपने विशेष जानकारी हम सभी को उपलब्ध कराई। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव सर का, जिनके सहयोग से ही इन साप्ताहिक परिचर्चाओं का आयोजन हो रहा है। वह हर तरह से हमारा मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। तथा धन्यवाद करती हूँ अन्य अध्यापक गण का। मैं धन्यवाद करती हूँ विनोद योगाचार्य जी का, संजीव शर्मा सर, सुरेंद्र सर, उदय वर्मा जी, इतिका चौहान, शिवानी अत्री, आकांक्षा जायसवाल, अभिषेक भागड़ा, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन किया। उमंग फाउंडेशन के अन्य सभी सदस्यों का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, जो इन साप्ताहिक परिचर्चाओं के सफलतापूर्वक आयोजनों के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। धन्यवाद करती हूँ इस कार्यक्रम से जुड़े सभी गणमान्य व्यक्तियों का तथा प्रतिभागियों का, जो हर सप्ताह हमारी इन परिचर्चाओं में भाग लेते हैं।
आशा करती हूँ आने वाले समय में ऐसी ही सभी परिचर्चाओं में आप सभी का इसी तरह सहयोग बना रहेगा। आज लगभग 50 से 60 प्रतिभागियों ने भाग लिया। आप सभी का पुनः धन्यवाद। शुभ रात्रि।